देखिए कंपनी की कल्पना कीजिए, ऐसी कंपनी जिसके पास दुनिया के सबसे तेज इंजीनियर थे, जेब में इतना पैसा था कि आज के कई बड़े बड़े टेक जायंट्स को खड़े खड़े खरीद लेती। दुनिया के लगभग हर दूसरे इंसान के हाथ में उसी का फोन था। सबसे भरोसेमंद ब्रांड, सबसे मजबूत हार्डवेयर और एक ऐसा नेटवर्क जो शायद शहर तो छोड़िए गाँव गाँव की दुकान तक फैला हुआ। मतलब जीतने के लिए जो जो चाहिए होता है ना, वो सारी की सारी चीजें एक ही कंपनी के पास थी। और फिर सिर्फ 6 साल, जी हाँ 6 साल में वो कंपनी आसमान से उठकर सीधा जमीन पर आ गिरी। अब इंटरनेट पर जाइए तो इसकी 1000 थ्योरीज मिल जाएंगी। कोई बड़े आराम से कह देगा कि आईफोन ने नोकिया को मार डाला, बात खत्म। किसी को ये भी सीधा साधा जवाब हजम नहीं होता तो वो और मसालेदार वर्जन सुनाएगा। एक गद्दार सीईओ दुश्मन के खेमे से यानी माइक्रोसॉफ्ट से आया, अंदर ही अंदर कंपनी को खोखला कर दिया, उसे कोड़ियों के भाव बिकवाया और फिर करोड़ों का बोनस जेब में डालकर आराम से वापस चला गया। एक कॉर्पोरेट जासूस, एक ट्रोजन हॉर्स, सुनने में मजा आता है ना। और मैं वादा करता हूँ उस गद्दारी वाले हिस्से पर हम आएंगे और उसका पूरा हिसाब किताब भी करेंगे कि उसमें कितना सच है और कितना सिर्फ कहानी। लेकिन आज मैं आपको जो असली बात बताने वाला हूँ ना, वो इन सब थ्योरी से कहीं ज्यादा डरावनी है। क्योंकि असली सच ये है कि नोकिया का खून किसी बाहर वाले ने किया ही नहीं। नोकिया ने खुद अपने हाथों अपना गला घोटा और हथियार कोई आईफोन नहीं था, कोई एक सीईओ नहीं था। हथियार थी उसकी अपनी सक्सेस, उसकी अपनी कामयाबी। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, नोकिया इसलिए नहीं डूबा कि वो कमजोर था, नोकिया इसलिए डूबा क्योंकि वो हद से ज्यादा सक्सेसफुल था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो आज हम कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं सुलझा रहे, आज हम एक ऐसी स्लो मोशन सुसाइड को समझने वाले हैं जो सबके सामने हुई, धीरे धीरे हुई, और जिसका सबक सिर्फ किसी कंपनी के लिए नहीं है बल्कि ये उस हर इंसान के लिए है जो कभी अपनी जिंदगी में किसी चीज में नंबर 1 बनता, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई करियर हो या कोई स्किल। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को एक एक धागा करके खोलते हैं। पर शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में बात बता दीजिए, आपका सबसे पहला नोकिया फोन कौन सा था? मुझे पक्का यकीन है उस नाम के साथ आपकी कोई ना कोई पुरानी याद जरूर जुड़ी होगी। बेझिझक लिखिए। Gute Freunde rufen immer im richtigen Moment an. Hallo? Nokia. Connecting people. देखिए नोकिया के गिरने को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कंपनी इतनी बड़ी हुई कैसे। क्योंकि जब तक आप किसी की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक उसकी कमजोरी आपको कभी समझ ही नहीं आएगी। और यही इस कहानी का पहला चौंकाने वाला फैक्ट छिपा है। नोकिया कोई मोबाइल कंपनी बनकर पैदा ही नहीं हुई थी। बात है साल 1865 की। जगह थी फिनलैंड। बर्फ से ढकी एक नदी के किनारे 27 साल का एक इंजीनियर नाम फ्रेडरिक एडेस्टैम एक कागज की मिल खोलता है। जी हाँ कागज। पास बहने वाली नदी का नाम था नोकियान वेटा और उसी नदी के नाम पर कंपनी का नाम पड़ा नोकिया। जरा सोचिए, जिस ब्रांड को आगे चलकर पूरी दुनिया अपनी जेब में लेकर घूमने वाली थी, उसकी शुरुआत हुई थी कागज बनाने से। फिर अगले करीब 100 सालों में नोकिया ने वो कर दिखाया जो बहुत कम कंपनियां कर पाती है। उसने खुद को बार बार बदला। कभी उसने रबर के जूते और टायर बनाए, कभी बिजली के केबल बनाए, कभी टीवी बनाई। धीरे धीरे नोकिया पूरे फिनलैंड की इकोनॉमी की रीढ़ बन गया। और ये बात ना जरा दिमाग के कोने में रख लीजिए, क्योंकि आगे इसका बहुत गहरा कनेक्शन आने वाला है। बदलना नोकिया के खून में था। एक कागज की मिल का उठकर टेलीकॉम की दुनिया का बादशाह बन जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और फिर आया वो दौर जिसने इतिहास ही बदल दिया। 1990s में जब पूरी दुनिया मोबाइल की तरफ बढ़ रही थी, नोकिया सबसे पहले इस लहर पर सवार हुआ। लेकिन यार नोकिया ने जो किया वो सच में पढ़ने लायक। उसने सिर्फ फोन नहीं बेचे, उसने इंसानों को समझा, और खासकर हमारे इंडिया को तो ऐसे समझा जैसे यही का हो। देखिए 1995 में जब नोकिया यहाँ आया तो मोबाइल फोन अमीरों के चोचले हुआ करते थे। हाथ में फोन होना स्टेटस की बात थी। लेकिन नोकिया ने कुछ ऐसा किया जो कोई विदेशी कंपनी सोच भी नहीं सकती। उसने भारत की असली रोजमर्रा की जिंदगी को अपने फोन के अंदर डाल दिया। यहाँ बिजली घंटों गोल रहती थी तो नोकिया ने फोन के ऊपर एक टॉर्च लगा दी। यहाँ धूल है, पसीना है, तो उसने ऐसा कीपैड बनाया जिसमें धूल ना घुसे। यहाँ फोन कभी साड़ी के पल्लू में तो कभी बनियान की जेब में रहता है, तो उसने फोन को इतना ठोस बना दिया कि गिरे तो टूटे ना। वो नोकिया 1100 याद है ना आपको? लोग मजाक में कहा करते थे कि भाई फोन गिरा तो जमीन में गड्ढा हो जाएगा, फोन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मजे की बात, वो मजाक कोई गलत भी नहीं था। यही नोकिया 1100 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना, करीब 25 करोड़ यूनिट्स। और नोकिया का वो सारे जहां से अच्छा वाला फील, वो आइकॉनिक रिंगटोन, वो स्नैक गेम जिसमें हम घंटों उंगली घिसते थे, ये सिर्फ फीचर्स नहीं थे, ये एक इमोशन था। नोकिया भारत के हर घर का एक सदस्य बन चुका था। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया। एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया में बिकने वाले हर 10 फोन में से करीब 4 नोकिया के होते थे। और स्मार्टफोन की दुनिया में तो उसका सॉफ्टवेयर सिम्बियन अकेले लगभग आधे मार्केट को कवर करता था। अब यहीं जरा रुकिए, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। एक सेकंड के लिए नोकिया की ताकत पर गौर कीजिए। बेहतरीन हार्डवेयर, हर कीमत का फोन, हर देश और हर तरह के इंसान के लिए एक मॉडल, और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन। नोकिया इस पूरे खेल का बेताज बादशाह था। और यही एक बात है जो आपको समझनी है। जब आप बहुत लंबे समय तक बादशाह बने रहते हैं ना, तो एक बहुत खतरनाक बीमारी चुपके से आपके अंदर घुस जाती है। उसका नाम है घमंड भरा यकीन। ये यकीन कि अरे जो मैं बेचूंगा वही तो कस्टमर खरीदेगा, वो जाएगा कहां। और ठीक इसी यकीन के नशे में डूबे नोकिया को भनक तक नहीं लगी कि कैलिफोर्निया के एक गैराज में कुछ ऐसा पकड़ा है जो उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट कर देगा। जी हाँ, 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब्स स्टेज पर आते हैं और दुनिया के सामने पहला आईफोन रख देते हैं। कोई कीपैड नहीं, कोई बटन नहीं, बस एक बड़ी सी टच स्क्रीन और उंगलियों पर चलता पूरा का पूरा इंटरनेट। ये सिर्फ एक नया फोन नहीं था, ये फोन की पूरी परिभाषा बदल देने वाला था। अब असली सवाल, नोकिया ने इस पर किया क्या? और यहीं से हमारी असली केस स्टडी शुरू होती है। क्योंकि नोकिया की बड़ी बड़ी लीडरशिप ने आईफोन को देखा और हंस दी। हाँ जी हाँ, हंस दी। उन्होंने लगा कि ये तो एक महंगा खिलौना
सोना है, गिरा तो टूट जाएगा, बैटरी एक दिन नहीं चलती, इसमें असली फोन जैसा दम कहाँ है। और सच बताऊं, टेक्निकली वो पूरी तरह गलत भी नहीं थे। शुरुआती आईफोन सच में नाजुक था, महंगा था और उसकी बैटरी वाकई कमजोर थी, पर यही छिपा है सक्सेस का पहला जाल। समझिए जरा, जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप हर नई चीज को अपने पुराने पैमाने से नापने लगते हैं। नोकिया अच्छा फोन क्या होता है इस बात को अपने पुराने तराजू पर तोल रहा था कि फोन कितना मजबूत है, बैटरी कितनी चलती, कितने देशों में बिकता है। और उधर एप्पल बिल्कुल ही अलग खेल खेल रहा था कि फोन चलाने में मजा कैसे आता है, सॉफ्टवेयर कितना स्मूथ है, एप्स कितने हैं। मतलब नोकिया हार्डवेयर बेच रहा था और एप्पल एक पूरी दुनिया बेच रहा था। और आपने उसी हार्डवेयर के घमंड में नोकिया ने हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर की ताकत को भी हल्के में ले लिया, वो भी बुरी तरह। तभी एक और तूफान उठा जिसका नाम है एंड्रॉइड। 2008 में गूगल ने इसे मुफ्त में खुले हाथों पूरी दुनिया को बांट दिया। सैमसंग, एचटीसी, सोनी सबने इसे तुरंत लपक लिया दोनों हाथों से। लेकिन नोकिया, अरे नोकिया तो राजा था ना, किसी और की बनाई हुई चीज इस्तेमाल करना उसकी शान के खिलाफ था, तो वो अपने पुराने सिम्बियन से चिपका रहा, ठिठाई से। अब जरा सिम्बियन वाली बात आसान भाषा में समझ लीजिए। सिम्बियन एक जमाने में कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टच और इंटरनेट के इस नए दौर के लिए वो बहुत पुराना पड़ चुका था। समझिए ऐसे, सिम्बियन एक फेरारी की चमकती बॉडी में लगा हुआ पुराने ऑटो रिक्शा का इंजन था। बाहर से देखो तो शानदार, पर अंदर से हाफता हुआ, बार बार हैंग होता और एप्स के मामले में तो लगभग खाली। जबकि एप्पल और गूगल के पास एप्स की एक पूरी बसी बसाई दुनिया थी। अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, क्या नोकिया के इंजीनियर्स इतने बुद्धू थे कि उन्हें ये सब दिखता ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का सबसे दर्द भरा हिस्सा है। नोकिया के अंदर बैठे नौजवान इंजीनियर्स चीख चीख कर कह रहे थे कि सर हमें बदलना होगा, सिम्बियन को छोड़ना होगा, हमें नया सॉफ्टवेयर चाहिए वरना हम पीट जाएंगे। उन्हें आने वाला तूफान साफ साफ दिख रहा था। और फिर लोचा कहाँ था? लोचा नीचे नहीं था, ऊपर था, ठीक वहां जहां बैठकर बड़े फैसले लिए जाते हैं। और इसे समझने के लिए एक बात पकड़ लीजिए जो हर बड़ी कंपनी को धीरे धीरे खा जाती है, उसे कहते हैं इनोवेटर्स डायलेमा। इसका मतलब बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपकी एक जलेबी की दुकान है, शहर में नंबर 1 है, रोज की तगड़ी कमाई। अब आपको अंदर से लगता है कि आगे चलकर लोग शुगर फ्री मिठाई की तरफ जाएंगे, पर आप शुगर फ्री बनाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर शुगर फ्री चल पड़ी तो आपकी अपनी जलेबी की बिक्री गिर जाएगी। यानी आप अपने ही हाथों अपनी सबसे बड़ी कमाई पर कुल्हाड़ी क्यों मारे? तो आप कुछ नहीं करते, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। और फिर एक दिन आपकी दुकान के ठीक बगल में एक नई दुकान खुलती है जो सिर्फ शुगर फ्री बेचती है, और आपका सारा नया कस्टमर वहां चला जाता है। आप बस देखते रह जाते हैं। नोकिया के साथ हूबहू यही हुआ। उसका सारा पैसा तो सिम्बियन और उसके करोड़ों पुराने फोन से आ रहा था। अगर वो खुलकर नए टच स्क्रीन, स्मार्टफोन और नए सॉफ्टवेयर पर कूद पड़ता तो उसे डर था कि उसकी अपनी मौजूदा बादशाह को नुकसान होगा। तो उसने वही किया जो हर घमंडी बादशाह करता है, उसने इंतजार किया। उसने कहा अभी तो हम नंबर 1 है भाई, थोड़ा और देख लेते हैं, जल्दी क्या है। और रही सही कसर उसकी अपनी बनावट ने पूरी कर दी। नोकिया अब इतना बड़ा हो चुका था कि वहां एक सरकारी दफ्तर वाली सुस्ती घर कर गई। एक छोटे से फैसले पर 10 लोगों के सिग्नेचर, एक जरा से बदलाव पर महीनों की मीटिंग। जो कंपनी कभी चीते की तरह भागती थी वो अब एक भारी भरकम हाथी बन। और उधर छोटे छोटे स्टार्टअप चीता की रफ्तार से दौड़ रहे थे। और यहीं से निकलता है इस कहानी का पहला बड़ा सबक, जिसे आप गार्ड बांध लीजिए। इनोवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं होता, सक्सेस होता है। क्योंकि फेलियर तो आपको बदलने पर मजबूर कर देता है, पर सक्सेस आपको झूठा दिलासा देती है यार बदलने की जरूरत ही क्या है। तो अब सब तो बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ मैं एक सेकंड के लिए रुकना चाहता हूँ और सच में आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा खुद को सीईओ की कुर्सी पर बैठा हुआ इमेजिन कीजिए। आपके हाथ में दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, रोज करोड़ों की कमाई है और सामने 2 रास्ते हैं, या तो अपने पुराने कमाऊ सॉफ्टवेयर को गले से लगाए रखो या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर या तो एंड्रॉइड को अपना लो या अपना बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें सालों लग सकते हैं और अरबों डूब सकते हैं। सच में सोचिए आप क्या करते हैं और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि मुझे सच में जानना है कि आप में से कितने लोग उस डर से बाहर निकल पाते हैं। क्योंकि यकीन मानिए सोचने में जितना आसान लगता है कुर्सी पर बैठकर करना उतना ही मुश्किल होता है। असली जिंदगी में नोकिया उस डर से बाहर नहीं निकल पाया। 2008 में एंड्रॉइड को अपनाने का मौका आया, उसने छोड़ दिया। 9 में जब साफ दिखने लगा कि सिम्बियन डूब रहा है, तब उसके पास अपना एक शानदार बेहद मॉडर्न सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था मीगो। उसे भी वो तेजी से ला सकता था, पर उसमें भी टालम टोल करता रहा और नतीजा सिर्फ 3 साल में उसका प्रॉफिट आधे से भी नीचे गिर गया। और ठीक इसी घबराहट में, इसी अंधेरे में सितंबर 2010 में एंट्री होती उस शख्स की जिसके बिना आज नोकिया की कोई भी कहानी अधूरी है। उसका नाम है स्टीफन एलोप। नोकिया के इतिहास में पहली बार कोई बाहरी, कोई गैर फिनिश आदमी सीईओ बना। और सबसे मजेदार बात, स्टीफन एलोप इससे ठीक पहले माइक्रोसॉफ्ट में एक बड़े अफसर हुआ करते थे। ये बात याद रखिएगा। आते ही स्टीफन एलोप ने एक इंटरनल मेमो लिखा जो लीक हो गया, क्योंकि मेमो का काम ही लीक होना है, और आगे चलकर वो बर्निंग प्लेटफॉर्म मेमो के नाम से मशहूर हुआ। इसमें उन्होंने लिखा कि नोकिया जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, चारों तरफ आग है और बचने का बस एक ही रास्ता है, ठंडे बर्फीले अनजान समंदर में छलांग। और सच कहूं तो उनकी बात गलत नहीं थी, नोकिया वाकई जल रहा था। लेकिन फिर फरवरी 2011 में उन्होंने वो फैसला लिया जिसे बहुत सारे लोग आज भी नोकिया का डेथ वारंट कहते हैं। उन्होंने एंड्रॉइड को नहीं चुना, अपने शानदार मीगो को भी दांव पर नहीं लगाया। उन्होंने नोकिया को बांध दिया माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन के साथ, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ जो मोबाइल की दुनिया में तब तक खुद ही जूझ रहा था, चल ही नहीं पा रहा था। अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में गद्दारी थी? इंटरनेट पर आज भी थ्योरी जोर शोर से घूमती है कि एलोप असल में एक स्लीपर एजेंट था, माइक्रोसॉफ्ट का जासूस था, जो नोकिया को इतना कमजोर करने आया था कि बाद में माइक्रोसॉफ्ट उसे औने पौने दाम पर खरीद ले। और इस थ्योरी को आग तब और लगी जब डील के बाद एलोप को करीब 2.5-3 करोड़ डॉलर का मोटा पे आउट मिला और वो सीधा वापस माइक्रोसॉफ्ट में जाकर बैठ गया। तो असली सच क्या है? यहाँ मैं आपको एक समझदार दोस्त की तरह ईमानदारी से दोनों तरफ की बात बताता हूँ। एक तरफ ये सारे फैक्ट शक तो पैदा कर
करते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट से आया आदमी माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर चुना, मोटा बोनस उठाया और चुपचाप माइक्रोसॉफ्ट वापस चला गया। कहानी एकदम फिट बैठती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग डील के असली कागज पढ़ते हैं वो बताते हैं कि उसके पे आउट का ज्यादातर हिस्सा उसी पुरानी शेयर कीमत पर तय हुआ था, यानी कंपनी डुबोने के बदले उसे कोई स्पेशल प्रीमियम नहीं मिला था। और कई बड़े एनालिस्ट साफ कहते हैं कि हर बुरी चीज के पीछे कोई गहरी साजिश ढूंढना जरूरी नहीं होता। और यही इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट आता है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। मान भी लीजिए कि एलोप एक हीरो होता, एकदम साफ नियत वाला जेन्युइन जीनियस होता, तो भी 2010 में उसे जो डूबता हुआ नोकिया विरासत में मिला था ना, उसे बचाना लगभग नामुमकिन था। असली नुकसान तो एलोप के आने से बरसों पहले हो चुका था। असली गद्दारी किसी एक इंसान ने की ही नहीं थी। असली गद्दारी तो उस घमंड ने की, उस सुस्ती ने की, बदलने के उस डर ने की, जिसने नोकिया को 2007 से 2010 के बीच हाथ पर हाथ धरे बिठाए रखा। एलोप तो बस उस पहले से जल रहे घर में आने वाला आखिरी मेहमान था। देखिए, साजिश वाली थ्योरी का एक फायदा है, वो आपको एक विलेन दे देती है, एक चेहरा जिस पर आप सारा दोष मर सके। पर असली जिंदगी इतनी आसान कहां होती है? यहाँ कोई एक विलेन है ही नहीं। असली विलेन तो खुद नोकिया की सक्सेस थी। पर हाँ, एलोप के उस विंडोज वाले फैसले ने एक काम जरूर किया, उसने एक ऐसी गलती को जन्म दे दिया जो आज हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है। हुआ यूं कि जिस दिन एलोप ने ऐलान किया कि नोकिया अब सिम्बियन को छोड़ रहा है और विंडोज पर जा रहा है, उसी दिन एक बड़ा गड़बड़ झाला हो गया। जरा सोचिए, विंडोज वाले नए फोन तो अभी बने ही नहीं थे, बाजार में आने में महीनों बाकी थे, लेकिन कस्टमर को क्या बता दिया गया कि भाई तुम्हारे हाथ में जो सिम्बियन फोन है ना, वो अब मरने वाला है। अब आप ही बताइए, कौन एक मरते हुए फोन को खरीदने जाएगा? कोई नहीं गया। सिम्बियन की बिक्री रातों रात औंधे मुंह गिर गई और नए विंडोज फोन अभी तैयार ही नहीं थे। तो नोकिया बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। पुराना घर उसने खुद अपने हाथों बेच दिया और नया घर अभी बना ही नहीं था, रहने को कुछ बचा ही नहीं था। बिजनेस की भाषा में इसे ऑसबॉर्न इफेक्ट कहते हैं। और यकीन मानिए, इसमें किसी साजिश की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो सीधी सादी बेवकूफी वाली स्ट्रेटेजिक गलती थी। और यहीं से निकलता है दूसरा बड़ा सबक, अपनी पुरानी नाव को तब तक कभी मत जलाइए जब तक आपकी नई नाव पानी में तैरने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो जाए, वरना बीच मझधार में डूबना तय है। पर इस पूरे तमाशे में सबसे तड़पाने वाली बात क्या थी पता है? नोकिया के पास सच में एक जादुई फोन तैयार रखा था। नाम था नोकिया N9, जो उसी मीगो सॉफ्टवेयर पर चलता था। 2011 में जब एंड्रॉइड और आईफोन भी अटक अटक कर चलते थे, तब इस N9 में ना कोई होम बटन था, ना कोई बैक बटन, सब कुछ बस एक हल्की सी स्वाइप पर होता था। टेक एक्सपर्ट आज भी अफसोस के साथ कहते हैं कि ये फोन नोकिया को दोबारा राजा बना सकता था, लेकिन एलोप ने विंडोज पर सब कुछ दाव लगाने के चक्कर में इस मीगो को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। सोची जरा, एक कंपनी के पास अपना सबसे शानदार तलवार तैयार था और उसे म्यान से निकालती ही नहीं, बस देखती रहती है। फिर आया नोकिया का बिल्कुल आखिरी दाव, लुमिया। और सच में कहूं तो हार्डवेयर के मामले में लुमिया एक शाहकार था, कोई शक नहीं। वो चटक रंग, वो कर्व वाली खूबसूरत स्क्रीन और वो कैमरा। नोकिया के लुमिया 1020 में तो 41 मेगापिक्सल का सेंसर था। उस जमाने जब बाकी सारी कंपनियां 8 मेगापिक्सल पर अटकी हुई थी, तब वो इंजीनियरिंग का एकदम चमत्कार था। लेकिन याद है वो जलेबी की दुकान वाली बात? लुमिया के साथ ठीक उसका उल्टा हुआ। समझिए ऐसे जैसे आपने एक आलीशान महल खड़ा कर दिया, बाहर से संगमरमर का झकाझक, पर अंदर घुसो तो फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी रखी है। लुमिया का हार्डवेयर वो महल था और उसके अंदर विंडोज का सॉफ्टवेयर, यानी एप्स के नाम पर लगभग खाली दुकान। ना उसमें ढंग से इंस्टाग्राम चलता था, ना यूट्यूब का ऐप था। और एक ऐसा दुष्चक्र फंस गया जिससे नोकिया कभी निकल ही नहीं पाया। डेवलपर्स विंडोज के लिए ऐप नहीं बना रहे थे क्योंकि उसके यूजर्स कम, और यूजर इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उसमें एप्स कम थे। मुर्गी पहले या अंडा पहले वाली सिचुएशन, और बेचारा नोकिया बीच में फंसा हुआ। और फिर वो पल आया जिसने रहा साह भरोसा भी तोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का एक नया वर्जन निकाला और जिन बेचारों ने भरोसा करके लुमिया खरीदा था, उनके फोन में वो अपडेट चला ही नहीं। मतलब उनके नए नवेले महंगे फोन देखते देखते डिब्बा बन गए। जरा सोचिए, जिस नोकिया का नाम ही भरोसे का पर्याय था, उसी के कस्टमर को लगा कि यार हमारे साथ तो धोखा हो गया। अब जरा इस पूरी गिरावट को नंबर्स में देखिए तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते। 2007 का बादशाह नोकिया 2012 आते आते सैमसंग से पिछड़ गया। दुनिया की सबसे बड़ी फोन कंपनी का ताज उसके सिर से उतर कर गिर गया और 2013 तक वो तो स्मार्टफोन की दुनिया में नोकिया का हिस्सा गिरते गिरते बस कुछ प्रतिशत रह गया। जिसका कभी आधे बाजार पर राज था, वो हाशिए पर आ गया। कैश खत्म होने लगा और जो कंपनी कभी कभी पूरी दुनिया को फोन बेचती थी, वो अपने हेडक्वार्टर की बिल्डिंग बेचने पर मजबूर हो गई। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती रही होगी वो। फिर 3 सितंबर 2013 का दिन आया, जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के पूरे मोबाइल बिजनेस को खरीद लिया, करीब 5.44 अरब यूरो में, यानी लगभग 7.2 अरब डॉलर में। और इस आंकड़े में एक बड़ा कड़वा मजाक छिपा। जिस कंपनी ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ना सिखाया, जिसकी टैगलाइन थी कनेक्टिंग पीपल, वो आखिरी में एक ऐसी कीमत पर बिकी जो उसकी कभी की असली वैल्यू के सामने कुछ भी नहीं थी। और डील पूरी होते ही एलोप ने इस्तीफा दिया और आराम से वापस माइक्रोसॉफ्ट चला गया अपने उस मोटे पे आउट के साथ। कहानी का विलेन, मतलब अगर वो सच में विलेन था तो हंसते हुए घर लौट गया। कहते हैं कि उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोकिया के मुखिया ने एक लाइन कही जो आज भी हर नोकिया फैन के दिल में कहीं छुपी है। उन्होंने कहा कि भैया हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हम हार गए। इस लाइन के असली होने पर आज भी बहस होती है, ये कही भी थी या नहीं, पर इसमें छिपी ट्रेजेडी बिल्कुल असली है, क्योंकि नोकिया की लीडरशिप सच में यही मानती थी। और यही दोस्तों आज सबसे बड़ी उनकी गलती थी। उन्होंने अपने पुराने पैमानों पर कुछ गलत नहीं किया था। वो अच्छे फोन बनाते रहे, मजबूत बनाते रहे, मेहनत करते रहे। असली गड़बड़ में ये थी कि दुनिया के नियम बदल गए और वो नहीं बदले। समझ लीजिए उन्होंने मेहनत में गलती नहीं की, उन्होंने दिशा में गलती कर दी। और गलत दिशा में की गई मेहनत कितनी भी आपको खाई में ही ले जाती है। अब आमतौर पर कहानी यही खत्म हो जाती है, राजा गिर गया, द एंड, तालियां। लेकिन जो लोग असली बिजनेस समझते हैं ना, वो जानते हैं कि सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। क्योंकि जो चीज माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी थी, वो फोन वाला नोकिया, वो असल में पूरे नोकिया कॉर्पोरेशन
एवोल्यूशन का बस एक छोटा सा टुकड़ा था। असली नोकिया मरा ही नहीं था, वो तो चुपचाप कोने में बैठा था, अपने दूसरे जन्म की तैयारी कर रहा था। और अब नोकिया ने वही किया जो शुरू से उसके खून में था। याद है ना, कागज से रबर, रबर से केबल, केबल से फोन। उसने एक बार फिर खुद को पूरी तरह बदल डाला। उसने कहा फोन का खेल अब हमारा नहीं रहा, असली फ्यूचर फोन में नहीं है बल्कि उन टेलीकॉम नेटवर्क्स में है जो इन फोन को चलाते हैं। और सोच बिल्कुल सही थी, क्योंकि स्मार्टफोन तो लोग 2-3 साल में एक बार खरीदते हैं, पर नेटवर्क हर एक सेकंड इस्तेमाल होता है। तो नोकिया ने अपनी पूरी ताकत 4G, 5G और अब आने वाले 6G नेटवर्क में झोंक दी है। उसने अल्काटेल ल्यूसेंट नाम की कंपनी को खरीदा और उसके साथ आई दुनिया की सबसे मशहूर रिसर्च लैब बेल लैब। वही बेल लैब जिसने ट्रांजिस्टर और लेजर जैसी चीजें दुनिया को दी। आज हालत यह है कि दुनिया के कई देशों में, यूरोप, अमेरिका और हाँ हमारे इंडिया में भी, जहां एयरटेल और जियो के नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा नोकिया की टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है। आप अभी जो इंटरनेट चला रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं नोकिया की रीढ़ पर दौड़ रहा है, बस आपको दिखा नहीं। अब नोकिया खिलाड़ी नहीं रहा, वो पूरा स्टेडियम बन गया है जहां बाकी सब खेलते हैं। और तो और जब भी आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं, चाहे एप्पल हो या सैमसंग, तो उसमें इस्तेमाल हुई कई तकनीकों के पेटेंट्स नोकिया के पास है, जिनकी रॉयल्टी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल चुपचाप नोकिया को देती है। मतलब नोकिया ने मैदान में लड़ना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो पूरे मैदान का मालिक बन चुका है। और इस पूरे कमबैक की सबसे ताजा मोहर सुनिए। अक्टूबर 2025 में चिप की दुनिया के मौजूदा बादशाह एनवीडिया ने नोकिया में पूरे $1 अरब लगा दिए, ताकि दोनों मिलकर एआई से चलने वाली अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क्स बना सके। जरा इस बात का वजन महसूस कीजिए। जिस कंपनी को दुनिया 2013 में मरा हुआ मान चुकी थी, आज इस एआई के दौर की सबसे बड़ी कंपनी उसी में अरबों डॉलर लगा रही है ना कमाल की बात। तो हम अब वापस जो है अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं, जहां से हमने सफर शुरू किया था। नोकिया को आखिर मारा किसने? आईफोन ने, एंड्रॉइड ने, उस गद्दार एलोप ने? जवाब है, इनमें से किसी ने नहीं। नोकिया को उसकी अपनी सक्सेस ने मारा। आईफोन तो बस वो एक हवा का झोंका था जिसने पोल खोल दी कि नोकिया का महल असल में ताश के पत्तों का बना हुआ था। एक ऐसा महल जिसकी नींव में उसका ही घमंड भरा था, उसकी सुस्ती भरी थी और बदलने का उसका ही डर भरा हुआ था। झोंका तो बस एक बहाना था, महल तो अंदर से पहले ही खोखला था। और यहीं से निकलते हैं वो 3-4 सबक जो सिर्फ नोकिया के काम के नहीं है, आपके और मेरे भी बहुत काम के। तो जरा ध्यान से सुनो। पहला सबक, मार्केट की लीडरशिप कभी परमानेंट नहीं होती, कभी नहीं। आज आप जिस चीज की वजह से नंबर 1 है, ठीक वही चीज कल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। नोकिया की सबसे बड़ी ताकत उसका सिम्बियन था और आखिर में वही उसकी कब्र बना। तो अपनी आज की जीत पर कभी इतना मत इतराइए कि कल का खतरा दिखना ही बंद हो जाए। दूसरा सबक, सक्सेस अपने साथ एक अंधापन लेकर आती है। जब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा हो ना, तो ठीक तभी सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि तभी आप सच सुनना और देखना बंद कर देते। नोकिया के इंजीनियर सच चिल्ला रहे थे, पर ऊपर बैठे लोगों का ईगो उन्हें सुनने नहीं दे रहा था। तीसरा सबक, कंपनी को मार्केट से तेज बदलना पड़ता है, बराबर नहीं। नोकिया बदला जरूर, पर बहुत धीरे। और सच तो यह है कि बहुत धीरे बदलना ना बदलने के लगभग बराबर ही होता है। दुनिया चीते की रफ्तार से भाग रही है और नोकिया हाथी की चाल से चल रहा था। और चौथा सबक, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने आज की कमाई को बचाने के चक्कर में कल के मौकों को कभी मत मार डालिए। वो जलेबी की दुकान वाली बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो नई दुकान आप डर के मारे नहीं खोलेंगे, वो कोई और खोल देगा और फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में, आपके काम में, आपके बिजनेस सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा हो, तो 1 सेकंड रुककर खुद से बस 4 सवाल पूछिएगा। पहला, आज मैं जिस चीज की वजह से जीत रहा हूं, अगर कल वो चीज बेकार हो गई तो मेरा क्या होगा? दूसरा, मेरे आसपास कोई नया आईफोन तो तैयार नहीं हो रहा जिसे मैं आज खिलौना समझकर हंस रहा हूं। तीसरा, मेरी टीम के लोग, मेरे जूनियर मुझे कोई सच बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे जिसे मेरा ईगो सुनने नहीं दे रहा। और चौथा, कहीं मेरी आज की सक्सेस ही तो मुझे कल का बदलाव देखने से नहीं रोक रही है। क्योंकि यकीन मानिए, नोकिया की ये कहानी सिर्फ एक फिनिश कंपनी की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की, हर उस ऑर्गेनाइजेशन की कहानी जो कभी शिखर पर पहुंचता है और फिर वहीं आराम से बैठ जाता है, ये सोच कर कि अब तो पहुंच गए। ये इस बात की कहानी है कि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा खतरा आपका कॉम्पिटिटर नहीं होता, आपका सबसे बड़ा खतरा होता है खुद को बदलना, पाने की आपकी अपनी जीत। तो अगर आपको दुनिया की इन बड़ी बड़ी कंपनियों के फैसले, उनकी स्ट्रेटेजीज और उनकी गलतियों के पीछे का असली बिजनेस समझना अच्छा लगता है, सिर्फ कहानी सुनकर उठ जाना नहीं, बल्कि उससे कुछ ऐसा सीखना जो आप कल अपनी जिंदगी में सच में इस्तेमाल कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम कहानियों के पीछे छिपे उन सबकों को खोलते हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। और हाँ, नीचे कमेंट में एक बात जरूर बताइएगा, अगर आप उस सीईओ की कुर्सी पर होते तो क्या नोकिया को डूबने से बचा पाते? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।